हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट परिवहन और संचार के साधन। परिवहन व्यवस्था है जिसमें यंत्रों तथा संगठनों द्वारा मनुष्यों और माल भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इससे कृषि तथा उद्योग को विकास करने में सहायता मिलती है। यदि कृषि और उद्योग को देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां माना जाए तो परिवहन को इस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि परिवहन तंत्र में 4 तत्व शामिल है: गंतव्य, मार्ग, उद्गम और वाहक। उद्गम वह बिंदु है यहाँ जहाँ से यातायात शुरू होता है, और गंतव्य वह बिंदु है जहाँ पर यातायात समाप्त होता है। मार्ग वह तल है जिस पर आवागमन होता है, और वाहक वह वाहन है जो यात्रियों और सामान को ढोता है। अब हम बात करेंगे परिवहन के साधन। परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? जल, स्थल, वायु तथा परिवहन। अब हम बात करेंगे परिवहन के साधनों के टाइप्स के बारे में। स्थल की अगर हम बात करें तो सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। जल की अगर हम बात करेंगे तो अंतरस्थलीय और आंतरिक, सागरीय व महासागरीय मार्ग। अब हम बात करेंगे वायु के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थल परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसके जो सबसे मुख्य मार्ग हैं उनमें हम बात करेंगे सड़क तथा रेल के बारे में। भारत का सड़क जाल विश्व के बहुत बड़े जालों में से एक है। 1950-51 में इसकी लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी और 2007-8 में बढ़कर इसकी लंबाई 33 लाख किलोमीटर हो गई है। सड़कों का महत्व क्या होता है कि ये रेल जो होती है वो सीमित स्थान तक पहुंचती है, लेकिन सड़कें छोटी से छोटी जगह पर और सबसे दुर्गम स्थानों पर भी पहुंच जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रेलों का लगभग पूर्णतः अभाव है। कृषि विकास के लिए सड़कों का महत्व कहीं अधिक है। उर्वरक है या फिर बीज है वो छोटे छोटे गाँव में पहुंचाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थल मार्ग जो सड़कों के मार्ग हैं वो सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए भी सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया है। अब हम बात करेंगे इनके दोष के बारे में। अधिक लंबी दूरी तय करने के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, भारी माल को नहीं ढोया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने से वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता है। यह रेल परिवहन से अधिक महंगा है। सड़क परिवहन का विकास कैसे हुआ था? जीटी रोड के थ्रू। इसका अगर हम सबसे ज़्यादा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास इसका कब हुआ था, तो वो हुआ था शेरशाह सूरी के टाइम पे। शेरशाह सूरी ने पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर से लेके कोलकाता तक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया था। इसको उस टाइम पे किस नाम से जाना गया था? ग्रैंड ट्रंक के नाम से जाना गया था, या फिर जीटी रोड के नाम से जाना गया था। आज के टाइम पे इसको क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे बोलते हैं। दिल्ली से अमृतसर तक इसको नेशनल हाईवे 1 बोलते हैं, और दिल्ली से कोलकाता तक इसको नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद नागपुर योजना आई। फिर सड़कों के वर्गीकरण, सड़कों की जो सड़कों का जो विकास हुआ वो जो अलग अलग योजनाएं आती गई उनके अंतर्गत उनका विकास होता चला गया। सड़कों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो हमने सबसे पहले आते हैं राष्ट्रीय महामार्ग, फिर राज्य महामार्ग, जिले की प्रमुख सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं जैसे नेशनल हाईवेज हो गए, वो हमारे नेशनल जो हमारे देश के एक कोने को दूसरे कोने तक जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई मात्र 1.7% है। जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी हो गया, या फिर कोलकाता से दिल्ली जो हो गया, उन चीज़ों को जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में कौन कौन से आते हैं? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आते हैं। चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आया था वो इसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का 20,000 किलोमीटर लंबा फुटपाथ सहित 2 लेन का करना। इसमें क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 6 मार्गीय है। जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 6 मार्गीय है। वो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनको आपस में जोड़ने वाली कितनी किलोमीटर की सड़क है? 5,840 किलोमीटर सड़क को क्या बोला गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज। इसके सिवा हम किसके बारे में बात करते हैं? उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे की। जो क्रम से है, जो उत्तर दक्षिण वाला है वो कोच्चि से सेलम स्पर और श्रीनगर, और फिर वहाँ से श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महामार्गों का वितरण। राष्ट्रीय महामार्ग देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। अनेक प्रमुख महामार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में विस्तृत हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय
राज्य सड़कें कौन सी होती हैं? जो हमारे राज्य के किसी भी राज्य के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती हैं। यह देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 3.5% है। उसके बाद आती है जिला सड़क मार्ग। ये जिला मुख्यालय को अन्य स्थानों से मिलाती है। इनकी जो प्रतिशत है हमारे देश की कुल सड़कों में से वो है 14%। इसके बाद आती है ग्रामीण सड़कें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों तथा कस्बों से मिलाती हैं। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती सड़कों के बारे में। सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? जो सीमा सड़क संगठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना मई 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सीमावर्ती क्षेत्रों को हमारे जो सेंट्रल सिटीज़ हैं उनके साथ जोड़ना। इस संगठन ने चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश में मनाली व आगे जम्मू कश्मीर में लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं कि सड़कों का भौगोलिक वितरण कैसे किया जाता है। सड़कों का सबसे अधिक विकास उत्तर के विशाल मैदान में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत उपजाऊ मैदान है और यहाँ की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पर लेकिन जो पक्की सड़कों के अनुपात में कच्ची सड़कें ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आवश्यक पत्थर है सड़कों के निर्माण के लिए वो हमें पर्वतीय क्षेत्रों से मंगवाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कम है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी पठारी भागों में अनुपात अधिक है सड़कों का, पक्की सड़कों का अनुपात अधिक है, लेकिन सड़कें बहुत कम है। अब हम बात करते हैं सड़कों का घनत्व। सड़क मार्ग का घनत्व किसको कहते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुपात में सड़क मार्ग की लंबाई को सड़क मार्ग का घनत्व कहते हैं। सड़कों के घनत्व में अत्यधिक पारदर्शिक विषमताएं पाई जाती हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10.48 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केरल में 387.24 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। थैंक यू फॉर टुडे।